गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। तो नीति आयोग और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है वो डिस्कशंस कर रहे हैं कि क्या हम ओपन सोर्स बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम लेके आ सकते हैं 2 और 3 व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। तो ये क्यों लाने की ज़रूरत है, क्या इसका जो है उद्देश्य है, ये देखते हैं हम। तो एक्चुअली जो है ओपन सोर्स बीएमएस लाने का आइडिया सबसे पहली बार 2021 में जो है वो फ्लोट किया गया था। और जब से आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो ये फायर के इंसिडेंट्स आ रहे हैं, तो ये आइडिया और ज़्यादा जो है मोमेंटम पकड़ रहा है। तो पहले तो पता होना चाहिए कि बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या है। तो आपको पता है कि आपकी जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो बैटरी से चलते हैं, लिथियम आयन सेल्स की बैटरी के साथ चलते हैं। तो जो ये बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम होता है, ये एक तरह से सारे के सारे सेल्स के साथ कनेक्टेड होता है और ये देखता है कि कितनी वोल्टेज आ रही है, कितना करंट फ्लो हो रहा है, उसको कैसे मैनेज करना है ताकि जो है टेम्परेचर भी मेंटेन रहे और जो है कोई ऐसे इंसिडेंट ना हो कि जिससे बैटरी जो है वो या तो फायर पकड़ ले या फिर उसको बैटरी को कुछ नुकसान हो। तो अब जो है हमारी जितनी भी ईवी कंपनीज़ हैं जो बैटरीज़ को इंपोर्ट करती हैं, उसमें जो है वो बाहर के टेम्परेचर कंडीशंस के हिसाब से, जो बाहर की कंट्रीज़ जहाँ से इंपोर्ट की जाती हैं बैटरीज़, वहाँ के टेम्परेचर के कंडीशंस के हिसाब से जो है बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम लगाया जाता है। तो अब इंडिया में वो टेम्परेचर कंडीशंस नहीं है, यहाँ तो एक्सट्रीम हीट की सिचुएशन आ जाती है, कई एरियाज़ में एक्सट्रीम कोल्ड भी होता है। तो यहाँ पर हमें एक अपना इंडियन ऑपरेटिंग कंडीशंस के हिसाब से बीएमएस बनाने की ज़रूरत है। इसीलिए ओपन सोर्स करने को जो है हमारा नीति आयोग और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कह रहा है कि एक लो कॉस्ट ओपन सोर्स बीएमएस सोल्यूशन बनाए ताकि हमारे इंडियन कंडीशंस को जो सूट करे और हमारे रिसर्चर्स और इंडस्ट्री प्लेयर्स जो हैं उसको अडॉप्ट करके अपने अपने आप से, क्योंकि वो ओपन सोर्स होगा। तो समझ लो ओला के इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं, हीरो के इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं जो है, और उनको वो अपने हिसाब से ओपन सोर्स जो आपका जो ये बीएमएस होगा उसको अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकेंगे। ठीक है, सो कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा क्योंकि जब अगर इंडिया में डेवलप होगा तो इसलिए जो कहा जा रहा है कि ये डिस्कशंस चल रही हैं कि कैसे हम ओपन सोर्स बीएमएस इंडिया की कंडीशंस के लिए बना सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पेमेंट्स विजन 2025। तो ये आरबीआई ने निकाला है पेमेंट्स विजन 2025। उसके अंदर उन्होंने कुछ हाईलाइट दिए हैं कि आरबीआई क्या चाहता है 2025 तक करना। तो उन्होंने बोला है कि पहले तो हम लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर्स, ताकि जो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स होती हैं, इंटरनेशनल पेमेंट्स होती हैं, उनकी जो है उनको रेगुलेट करने के लिए जो है हम लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर्स जो है वो प्रमोट करना चाहते हैं। वो एक अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड होता है जिससे कि आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि जिसको आप पेमेंट दे रहे हो कि क्या वो ओरिजिनल आइडेंटिटी है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि समझ लो आप बैंक ऑफ अमेरिका को पेमेंट करना चाहते हो, लेकिन जब आप ऑनलाइन पेमेंट करने लगे तो वो जो आप जिसको पेमेंट कर रहे हो वो एक्चुअल में कोई फ्रॉड है। तो आपको जब बैंक ऑफ अमेरिका की जो है आइडेंटिटी, यूनिक आइडेंटिटी जो है, अगर आइडेंटिफाई करनी है तो आप उस LEI का यूज़ कर सकते हो। उस कोड से आप देख सकते हो कि यस यही बैंक ऑफ अमेरिका है जिसको हम सही पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, फिर डिजिटल पेमेंट्स प्रोटेक्शन फ़ंड। तो आरबीआई कह रहा है कि जो लोग कस्टमर्स जो हैं जिनको डिजिटल पेमेंट में जिनके साथ फ्रॉड हो जाता है, उनको जो है कंपनसेट करने के लिए डिजिटल पेमेंट्स प्रोटेक्शन फ़ंड बनाया जाना चाहिए ताकि जो है लोगों का ट्रस्ट बने डिजिटल पेमेंट्स के ऊपर कि अगर उनका नुकसान भी हुआ तो उनको जो है किसी तरह से जो है वो इंडेमनीफाई कर दिया जाएगा। फिर इंटरनेट ऑफ थिंग्स बेस्ड पेमेंट सिस्टम भी लाना चाहता है आरबीआई, जिससे क्या होगा कि आपके कनेक्टेड डिवाइस जो हैं उससे आसानी से जो कस्टमर्स हैं एक दूसरे को जो है वो पेमेंट कर पाएंगे। फिर पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट को जो है आरबीआई रिव्यू करना चाहता है। एक पेमेंट्स एडवाइजरी काउंसिल भी बनाना चाहता है ताकि जो है पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम की रेगुलेशन और सुपरविजन हो सके। फिर CBDC जो आपकी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, उसको भी रोल आउट करने का प्लान है आरबीआई का 2025 से पहले। फिर कुछ और भी प्रपोजल्स हैं जैसे वन नेशन वन ग्रेड क्लियरिंग एंड सेटलमेंट पर्सपेक्टिव, मतलब कि एक ही सिस्टम से आपके जो है सारे पेमेंट मैकेनिज्म का जो है वो आपकी सेटलमेंट की जा सके। फिर जो फिनटेक इंडस्ट्री, बिग टेक इंडस्ट्री जो पेमेंट स्पेस में है उसको कैसे रेगुलेट कर सकते हैं। अब आजकल आपको पता है बाय नाउ पे लेटर के मेथड्स आ गए हैं, तो उनको हम कैसे रेगुलेट कर सकते हैं, क्योंकि वो एक एस्क्रो अकाउंट का यूज़ करके जो है आरबीआई की कुछ रेगुलेशंस को जो है वो सरकमवेंट करते हैं। मतलब कि उनके ऊपर वो फिनटेक कंपनीज जो हैं वो क्या कर रही हैं कि उनको यूपीआई से तो कहीं कमाई होती नहीं है ज़्यादा, तो वो क्या करती हैं कि वो बाय नाउ पे लेटर का सिस्टम का यूज़ करते हुए जो है एक तरह से एक फॉर्म ऑफ क्रेडिट जो है वो आपको बेचने की कोशिश कर रही हैं। तो उसको भी कैसे रेगुलेट करना है आरबीआई, उसके भी प्रपोजल्स जो है वो रख रहा है।
नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आउटकम ऑफ 12th मिनिस्टीरियल मीटिंग ऑफ WTO। आपको पता है हमने डिस्कशन भी किया था लास्ट वीडियो में कि 12th मिनिस्टीरियल मीटिंग जो ख़त्म हो गई है उस पर डील जो है वो कंक्लूड हुई है। तो हमने दो तो डिस्कस किए थे, एक तो हमारा ई कॉमर्स के ऊपर मॉरेटोरियम, और हमने दूसरा डिस्कस किया था कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए जो इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करेगा तो उसके ऊपर जो है कंट्रीज़ रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकती। तो इस दो टॉपिक्स की डील हमने डिस्कस की थी। दो हम और कर लेते हैं आज, जो है कि आपके पेटेंट वेवर मिल गया है कोविड वैक्सीन्स को। तो ये इसके अंदर जो है कुछ प्रोसीजरल ऑब्लिगेशंस के साथ जो है वेवर दिया गया है, ताकि वो कंट्रीज़ जहाँ पर सप्लाई के प्रॉब्लम आ रही है कोविड वैक्सीन की, वहाँ पर ये पार्शियल रिलीफ मिल पाए, और जो है कंट्रीज़ जो हैं वो बिना वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स की इजाज़त के उस पेटेंट को लिफ्ट करके जो है वैक्सीन मैन्युफैक्चर कर सके। लेकिन इसके अंदर इंडिया की जो डिमांड थी कि डायग्नोस्टिक्स और थेरापेटिक्स को भी इंक्लूड किया जाए, उसको नहीं जो है माना गया है। WTO मेंबर्स ने कहा है कि इसको हम 6 महीने बाद देखेंगे। फिर जो फिशरीज़ की सब्सिडी का जो एग्रीमेंट था वो भी हो गया है। उसके अंदर इंडिया की जो है कुछ बातों को मान लिया गया है कि इंडिया को जो है, इंडिया का कंसर्न था कि जो इंडिया सब्सिडी दे रहा है उसको ना रोका जाए, उसके ऊपर कोई जो है वो हमारे जो फ़िशर फोक को हम सब्सिडीज़ देते हैं, क्योंकि हमारे तो फ़िशर फोक जो है डीप सी फ़िशिंग करते नहीं हैं ज़्यादा। तो हमारे को जो है, अगर आप वैसे भी हमारे जो फ़िशरमैन है वो नहीं कर रहे हैं, अगर आप उनको जो थोड़े बहुत कर भी रहे हैं उनको भी हम सब्सिडी रोक देंगे तो हमारे फ़िशर फोक का नुकसान होगा। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने WTO ने जो है इंडिया की बात मान लिया और कहा है कि सिर्फ जो इलीगल, अनरेगुलेटेड और अनरिपोर्टेड फ़िशिंग है उसको हमको रोकना है, स्ट्रॉन्ग प्रोहिबिशन करनी है। और खासकर ये कौन करता है? चाइना। ठीक है। फिर जो सब्सिडीज़ एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन ऑफ सब्सिडीज़ लेके आई जा रही है, जो कि अनरेगुलेटेड हाई सी में अगर फ़िशिंग करते हैं। ठीक है। तो अनरेगुलेटेड हाई सी में ऑफकोर्स इंडिया नहीं करता है फ़िशिंग ज़्यादा, तो रादर करता ही नहीं है। तो वहाँ पर करने वाला कौन है? ऑफकोर्स चाइना। ठीक है। तो उसके ऊपर भी एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन ऑफ सब्सिडीज़ का जो है वो प्रोविज़न लाया गया है कि चाइनीज़ गवर्नमेंट अपने फ़िशर फोक को सब्सिडीज़ ना दे पाएँ अनरेगुलेटेड हाई सीज़ के अंदर जो है वो फ़िशिंग करने के लिए। ठीक है। WTO रिफॉर्म पर भी कहा गया है कि एक फुली फंक्शनिंग डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम हम 2024 से पहले बना लेंगे, ताकि जो है WTO को एक तरह से प्रॉपरली रिफॉर्म किया जा सके। फूड सिक्योरिटी और एग्रीकल्चर को हमने डिस्कस कर लिया था कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के जो है ह्यूमैनिटेरियन परचेजेस को जो है वो एग्जम्पशन मिलेगी। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन के ऊपर मॉरेटोरियम आ गया है जो कि 2024 तक रहेगा। तो ये हमने दोनों डील्स डिस्कस कर ली थी। अब इंडिया का रिस्पांस क्या रहा है? इंडिया फिशरीज़ डील में चाह रहा था कि जो कंटेंशियस प्रोविजंस हैं स्मॉल कंट्रीज़ को जो हार्म कर सकते हैं, कि सब्सिडीज़ अगर उनको रोकने को कहा जा रहा था, तो उसको जो है वो ड्रॉप कर दिया गया इस एग्रीमेंट से, क्योंकि इंडिया की बात को मान लिया गया। बस अब जो है ओवर फिशिंग जो चाइना करता है उसको डिसिप्लिन करने के लिए ये एग्रीमेंट किया गया है। ठीक है। पेटेंट वेवर की बात भी मान ली गई है इंडिया की, लेकिन जो है थेराप्यूटिक्स और डायग्नोस्टिक्स जो है इंडिया ने प्रपोज किया था उसको जो है वो नहीं माना गया। फिर इंडिया जो है वो बहुत अपोज था इस चीज़ के लिए। ई कॉमर्स जो है ट्रांजैक्शंस पे कस्टम ड्यूटी लगाने पे जो मॉरेटोरियम लगाया गया उसके इंडिया बहुत अपोज था। लेकिन इंडिया ने ये देखा कि हमारा लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ये है कि इस टाइम हम अपने फिशरमैन की सब्सिडीज़ को बचाएं। तो इंडिया ने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया कि हम ई कॉमर्स की जो ट्रांजैक्शंस है उसके ऊपर मॉरेटोरियम के लिए तैयार हैं। ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। तो अभी गुजरात के कुछ MLA जो हैं वो यूपी के लेजिस्लेटिव असेंबली में उन्होंने विज़िट किया है वहाँ का ई विधान एप्लीकेशन को समझने के लिए, ई विधान सिस्टम को समझने के लिए। तो अब आपको पता है नेशनल ई विधान एप्लीकेशन एक सिस्टम है जिससे कि सारी लेजिस्लेटिव बॉडीज़ इंडियन स्टेट्स की और हमारे पार्लियामेंट की उसको डिजिटाइज़ किया जाएगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स का ये प्रोग्राम है, नोडल मिनिस्ट्री है जो कि वो फंडिंग देगी, और जो टेक्निकल सपोर्ट है वो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो लेकर आ रही है, ताकि हमारी सारी स्टेट असेंबलीज़ और हमारी पार्लियामेंट जो है उसको डिजिटाइज़ किया जा सके, सारी की सारी फंक्शनिंग डिजिटाइज़ की जा सके। बेनिफिट यही है कि एक तो स्ट्रीम लाइन हो जाएगी इन्फॉर्मेशन, सारी डे टू डे जो फंक्शनिंग है उसमें जो पेपर का यूज़ होता था उसको ख़त्म कर दिया जाएगा और सारी फंक्शनिंग डिजिटाइज़ हो जाएगी। लेकिन चैलेंजेस ये भी हैं कि ट्रेनिंग नहीं है हमारे लेजिस्लेटर्स के पास कि कैसे इन सब चीज़ों को ऑपरेट करना है। फिर सिक्योरिटी कंसर्न्स भी हैं, हैक भी हो सकते हैं सिस्टम्स, तो हमारे बहुत जो है इंपॉर्टेंट डेटा वो हैक हो सकता है, तो सिक्योरिटी का भी कंसर्न है। तो नागालैंड जो आपकी सबसे पहली स्टेट बनी थी जिसने ये नेशनल ई विधान एप्लीकेशन को इम्प्लीमेंट किया है मार्च 2022 में, और दिसंबर 2021 में गवर्नमेंट ऑफ दुबई जो है वो सबसे पहली वर्ल्ड की गवर्नमेंट बनी जो कि 100% पेपरलेस हो गई है। ठीक है।
नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पोषण अभियान। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि स्टेट गवर्नमेंट्स और विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स को कहा जाए कि वो अपने आंगनबाड़ी सर्विसेज को डिजिटाइजेशन करो। ठीक है, तो क्यों करने को कहा है? पहली बात तो इसलिए कहा है कि अब जो माइग्रेंट फैमिलीज़ हैं वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब वो मूव होती हैं, या फिर वो एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक या डिस्ट्रिक्ट, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जब वो मूव होती हैं, तो उनको आंगनवाड़ी सर्विसेज के बेनिफिट नहीं मिल पाते हैं। तो अगर वो डिजिटाइज होगा तो उनको बेनिफिट जो है वो एक तरह से हम ट्रांसफ़र कर सकेंगे, या फिर उनको पोर्टेबिलिटी हो सकेगी। फिर डिजिटाइजेशन के प्रोसेस से जो है वो कैसे कहा जा रहा है कि डिजिटाइजेशन की जाए? पोषण ट्रैकर एक आपका सर्विस है, उसके थ्रू जो है कहा जा रहा है कि आंगनवाड़ी सर्विसेज को डिजिटाइज किया जा सके। फिर सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन जो है वो फैमिली को मिल सके, इवन अगर वो मूव हो जाते हैं तो भी उनको मिल सके, इसके लिए डिजिटाइजेशन कही जा रही है। ठीक है, तो अब ये जो है टेक होम राशन जो मिलता है आंगनबाड़ी सर्विसेज से, उसके लिए ये डिजिटाइजेशन कही जा रही है। तो टेक होम राशन होता क्या, ये भी देख लेते हैं। तो आपकी जो ICDS स्कीम है उसके अंदर ये टेक होम राशन के जो है बेनिफिट्स मिलते हैं। इसमें जो चिल्ड्रन हैं 6 महीने से 3 साल की एज के बीच में, और जो प्रेग्नेंट वीमेन है और लैक्टेटिंग मदर्स हैं और एडोलेसेंट गर्ल्स हैं, उनको ये टेक होम राशन के बेनिफिट्स मिलते हैं। और जो आपके 3 से 6 साल के बच्चे हैं उनको फ्रेशली कुक्ड हॉट फूड और मॉर्निंग स्नैक दिया जाता है। और जो आपके अगर वो ऑफ कोर्स आंगनबाड़ी सेंटर्स को अटेंड करते हैं तो उनको 300 दिन तक हर साल जो है वो एनुअली जो है वो उनको ये फ्रेशली कुक्ड फूड और मॉर्निंग स्नैक दिया जाता है। तो पोषण ट्रैकर क्या है? पोषण ट्रैकर एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है पोषण अभियान का, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने जो है वो लॉन्च किया था 2021 में, मार्च में। इसमें रियल टाइम डेटा रिकॉर्ड किया जाता है कि कितने जो एक आंगनवाड़ी एरिया में कितने मालनरिश्ड या सिवियरली एक्यूट मालनरिश्ड चिल्ड्रन हैं। और ये डिजिटाइज सिस्टम है तो इसलिए ट्रांसपेरेंसी रहती है कि वहाँ कहाँ कहाँ पर न्यूट्रिशन डिलीवरी सपोर्ट सिस्टम जो है वो पहुँच पा रहा है। हमारा पोषण अभियान अब हम देख लेते हैं। तो 2018 में लॉन्च किया गया था। ऑफ कोर्स न्यूट्रिशनल स्टेटस जो है आपका एडोलेसेंट गर्ल्स का, प्रेग्नेंट वीमेन का, लैक्टेटिंग मदर्स का, चिल्ड्रन फ्रॉम 0 to 6 ईयर्स एज का, उनको जो है इम्प्रूव करने के लिए अभियान लॉन्च किया गया था, ताकि जो लेवल ऑफ स्टंटिंग है, अंडर न्यूट्रिशन है, अनीमिया है, लो बर्थ वेट है चिल्ड्रन का, उसको इम्प्रूव किया जा सके, इसके लिए ही इसको लॉन्च किया गया था। अब 2022 में फरवरी में पोषण 2.0 भी लॉन्च किया गया, जिसको इंटीग्रेटेड न्यूट्रिशन सपोर्ट प्रोग्राम कहा जा रहा है। ये आपके मैटरनल न्यूट्रिशन, इन्फेंट एंड यंग चाइल्ड फीडिंग नॉर्म्स, ट्रीटमेंट ऑफ मॉडरेट या सिवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन को से डील करने के लिए इसको बनाया जा रहा है। ठीक है, सो इसमें न्यूट्रिशनल सपोर्ट, डिजिटल इंटरवेंशंस, मीडिया एडवोकेसी रिसर्च, कम्युनिटी आउटरीच, जन आंदोलन, ये सारी चीज़ों को जो है वो इंक्लूड किया जा रहा है, ताकि इसको एक जो है वो जन अभियान बनाया जा सके। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT ने कहा है कि जो ICICI बैंक है, HDFC बैंक है, और जो NPCI है जो कि आपका UPI को मैनेज करता है, उनका जो IT रिसोर्सेज है वो क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो आपका IT एक्ट जो है वो कहता है कि क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर वो सब चीज़ें हैं, वो सब कंप्यूटर रिसोर्सेज हैं जिनकी अगर डिस्ट्रक्शन हो जाए या वो अगर इनकैपेसिटेट हो जाएं, तो उसका नेशनल सिक्योरिटी, हमारी नेशनल इकोनॉमी, पब्लिक हेल्थ या सेफ्टी के ऊपर बहुत ही डिबिलिटेटिंग इम्पैक्ट होगा। उन सब को जो है गवर्नमेंट को इसलिए एम्पावर किया गया कि वो किसी भी डेटाबेस को, IT नेटवर्क को, इंफ्रास्ट्रक्चर, कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है वो CII मतलब क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डिक्लेयर कर सकती है। ठीक है, अगर कोई इसको वायलेट करने की कोशिश करेगा CII को, तो उसको 10 साल तक की जेल हो सकती है। अब CII को इंडिया में कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है? नेशनल क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर जो है उसको नोडल एजेंसी बनाया गया जनवरी 2014 में, कि वो हमारे CII को जो है वो प्रोटेक्ट करे। कोई भी अनऑथोराइज्ड एक्सेस ना हो, मॉडिफिकेशन, यूज़, कोई आपकी इनकैपेसिटेशन या डिस्ट्रैक्शन जैसे जो आपके अटैक्स होते हैं वो हमारे CII पे ना हो, उसके लिए NCII-PC को बनाया गया। ठीक है, तो ये नेशनल लेवल थ्रेट्स जो हैं CII को, उसको मॉनिटर करने के लिए एजेंसी बनाई गई है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वे फाइंडिंग एप्लीकेशन। तो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और यूनाइटेड नेशंस के बीच में एक एग्रीमेंट होगा, वे फाइंडिंग एप्लीकेशन इंस्टॉल की जाएगी यूनाइटेड नेशंस के जिनीवा ऑफिस में। अब जो आपको पता है कि जो विजिटर्स या फिर डेलीगेट्स जो आपके यूनाइटेड नेशंस के जिनीवा ऑफिस में आएंगे, वो बहुत बड़ी बिल्डिंग है, 5 बिल्डिंग्स हैं 21 फ्लोर के,
तो उसमें उनको आप अंदर जो है अपनी वे को फाइंड करने के लिए जो है वो ये एप्लीकेशन, उनकी वे को फाइंड करने के लिए एप्लीकेशन बनाई जा रही है। तो उससे उनको हेल्प होगा कि वो कैसे अपनी जगह पर पहुँच, जहाँ पर जाना चाहते हैं वो कैसे वहाँ पर पहुँच सकते हैं। जैसे आपका जीपीएस होता है ना, वो लेकिन ओपन स्पेस के लिए होता है। तो आपके बिल्डिंग के अंदर आपको जो है नेविगेशन देने के लिए ये वे फाइंडिंग एप्लीकेशन जो है इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गिफ्ट कर रही है यूनाइटेड नेशंस को ऑन आर 75th एनिवर्सरी। ठीक है, तो अब इसको सी डॉट जो आपका सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स है, उन्होंने इसको बनाया है ताकि जो है ये सिस्टम से जो है लोग जो यूनाइटेड नेशंस के जिनीवा ऑफिस में काम कर रहे हैं वो अपनी जो है नेविगेशन कर सके, जहाँ वो जाना चाहते हैं वो जा सके। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वर्ल्ड विंड डे। तो 15 जून को जो है वर्ल्ड विंड डे मनाया जाता है। तो विंड यूरोप और ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल के द्वारा डे ऑर्गेनाइज किया जाता है। ये विंड एनर्जी को डिस्कवर करने के लिए इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। तो अब इंडिया के कुछ फैक्ट्स हैं कि इंडिया 4th हाईएस्ट विंड इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है इंडिया में। एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन बेनिफिट और कंसेशनल कस्टम ड्यूटी दी जाती है उन विंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर्स को जो कि इंडिया में लाना इंपॉर्टेंट है बाहर से, ताकि हम विंड एनर्जी जनरेट कर सकें। और टेक्निकल सपोर्ट भी दिया जाता है विंड रिसोर्स असेसमेंट करने के लिए और पोटेंशियल साइट्स को डिस्कवर करने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी चेन्नई द्वारा। ठीक है, सो ये कुछ हमारे कॉन्ट्रीब्यूशन है, गवर्नमेंट कैसे जो है विंड एनर्जी को इंडिया में प्रमोट कर रही है वो यहाँ पर मैंशन किया गया है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is battery management system. So Niti Aayog and Department of Science and Technology are deliberating upon developing an open source battery management system for 2 and 3 wheeler EVs. Okay, so what has happened is that recently some electric vehicles started catching fire. So this idea of an open source BMS caught attention. Of course, it was first floated in 2021, but recent incidents have fueled the momentum in the way so that security concerns regarding these EVs can be ensured. So what is a battery management system? So you know that the EVs are powered by the battery pack, which consists of lithium ion cells. So BMS is basically an electronic system which is connected to all the cells of lithium ion battery pack, and it measures the voltage and the current which is flowing through all these lithium ion cells, so that temperature can be maintained and effective management of current and power can be ensured. Okay, so but what is happening is that currently our EV companies are importing batteries. So the BMS which has been installed in this in these batteries is it belongs to the countries from where we are importing the batteries, but it is not suitable for Indian conditions because our temperature conditions are different. We have extreme heat conditions, but most of these batteries which are imported are from Europe, so they do not have such conditions, so their BMS is not suitable for our Indian conditions. So that's why the idea is floating that we should develop our open source BMS solution. So once if you develop this open source BMS solution which is taking care of Indian operating conditions, then our researchers and industry players would be able to customize that according to their product. Okay, and it will also be cost effective because it has been developed in India. So that this is why open source BMS is being deliberated upon by Niti Aayog and Department of Science and Technology. So the next topic is Payments Vision 2025. So RBI has unveiled its Payments Vision 2025, and what are the ideas that it has floated. So RBI is saying that they want to promote the usage of legal entity identifiers. So you know that when you make international payments, to mark the identity of the one whom you are paying, you can use the services of legal entity identifiers, which is an alphanumeric code. If if you use it as an input, then you would be able to identify the party whom you are making payments, so that you can prevent yourself from fraud. Okay, so similarly a digital payments protection fund is also being sought by RBI, so that customers who are defrauded during the digital payments, they can be secured, they can be indemnified for their loss, so that even the people who do not have much trust on digital payment systems, they can be invited to this ecosystem after putting
trust in the payment system. So IoT based payment system is also being envisaged by RBI, so that customers would be able to make payments using connected devices. And RBI is also saying that they are going to review the payment and settlement system, and a payment advisory council will be made so that regulation and supervision of payment and settlement systems can be done. Of course, CBDC, the central bank digital currency, is also being proposed, that the RBI is planning to launch it before 2025, and RBI is also willing to regulate the buy now and pay later methods which have emerged recently. So you know that you have several such mechanisms where you can pay first, I'm sorry, where you can buy first and then you can pay later on in the next few months. This is basically a form of credit that is being given by fintech industry, and this is not without even the use of a credit card. So basically they create an escrow account and you deal with that account in this BNPL method. Okay, so RBI is looking forward to regulate this ecosystem also, which is a new ecosystem of credit. So the next topic is outcome of 12th ministerial meeting of WTO. So we have discussed about the 12th ministerial meeting deal of WTO recently in the, I think, in the last video, but we have not discussed about two of the deals which have also been made. So we discussed about the e-commerce moratorium and the World Food Program exemptions which have been given to food products. Okay, so now we are also going to discuss about the patent waiver which has been allowed for COVID-19 vaccines. So India, South Africa and other developing countries were demanding that the developed countries should agree upon a waiver of certain patents regarding COVID-19 vaccines, so that its access can be provided to all throughout the world. So now the members have agreed, but they have put certain procedural obligations, and they have also not agreed upon the demand of India to include diagnostics and therapeutics in the agreement. Also, the very important fisheries subsidy program has been the agreement on fisheries subsidy has also been achieved. So India was opposed to it because India was saying that our fisher folk depend upon the subsidies which are given by government. So we cannot agree upon this agreement. But India's certain concerns have been addressed, and only strong prohibition of subsidies that governments give to illegal, unregulated, and unreported fishing. Of course, Chinese government gives such subsidies. Now it has been prohibited under this agreement. Also, a prohibition on subsidies for fishing in the unregulated sea, high seas has been introduced. So this is also what Chinese government was doing. Giving subsidies to its fisher folk so that they can go for fishing in unregulated high seas. So also the members have agreed that they want to they want to restore a fully functioning dispute settlement system in the WTO before 2024. Also, we have discussed already about this World Food Program exemption, also the moratorium on e-commerce transactions. So India has basically opposed the fisheries deal initially, but we compromised on this deal because several contentious provisions were dropped, and India did not want to. And India was not willing to forego the subsidies that it gives to its fisher folk. So, certain provisions that India wanted in this agreement have been accommodated, and in return for it, India agreed to provide moratorium to the e-commerce transactions. So India's patent waiver proposal has been agreed, but of course India's position regarding therapeutics and diagnostics exemption has not been approved. Also, India agreed upon the e-commerce transactions in return for the fishermen subsidies that India was seeking in the fishermen subsidies deal. Okay, so this is basically a give and take. Members agree upon something and they basically negotiate with another things. So basically, this is a mixed bag of for India, rather for the other members also. So this is what how negotiations happen. You cannot win every agreement. You cannot win in every agreement. You have to compromise on some of the issues so that you can gain on the important
concerns that you have in any deal. Okay, so the next topic is National E-Vidhan application. So certain MLAs from Gujarat have visited Uttar Pradesh Legislative Assembly in June 2022 to learn about the E-Vidhan system. Okay, so this system is basically is meant for digitizing the legislative bodies of all Indian states and the Indian Parliament. So this is the project of Ministry of Parliament Affairs, which is providing the funds for it to all the state assemblies also, and Ministry of Electronics and Information Technology is providing the technical support. So what is the benefit of this project? So basically it will streamline information at the entire country level. All the state assemblies functioning will be streamlined, and it will also eliminate the use of paper in day-to-day functioning. But there are concerns also. We have certain legislators who are not equipped or who are not trained to function in a digital atmosphere. Also there are heightened concerns of over security of this digital infrastructure. So there is also a timeline here. Nagaland has become the first state to implement this National E-Vidhan application in March 2022, and internationally, government of Dubai in December 2021 became the first government in the world to go 100% paperless. So the next topic is Poshan Abhiyan. So central government has instructed state governments that they should ensure digitization of Anganwadi services. So currently what is happening is that migrating families, when they move from one state to another or even between blocks and districts, they are unable to access the government of India's take home ration scheme. Okay, so if we digitize the entire process, then this they would be able to access these services, because all of the data will be digitized, and this supplementary nutrition function will or this support will be provided to the beneficiaries. So what is this take home ration scheme? So central government's ICDS scheme also has a sub component of take home ration. So it is provided to children who are between the 6 months and 3 years of age, pregnant women, lactating mothers, and adolescent girls. So even the children between this 3 to 6 and 3 and 6 years of age who attend Anganwadi centers daily, they are given freshly cooked hot food and a morning snack for 300 days annually. So this Poshan tracker is being touted as the panacea of all ills, that is hampering the growth of one nation, one benefit, uh, or tackling this Poshan Abhiyan, or the challenges to the Poshan Abhiyan. So for that, Ministry of Women and Child Development introduced this Poshan tracker in March 2021, so that real-time data on malnourished and severe acute malnourished children in each Anganwadi can be tracked. It will also bring transparency, so that the government would be able to see how much nutritional support is being given to these children on a real-time basis, using this Poshan tracker. So about the Poshan Abhiyan, you already know that it was launched in 2018. So it aims to improve the nutritional status of adolescent girls, pregnant women, lactating mothers, and children from 0 to 6 years age, so that we can reduce the levels of stunting, undernutrition, anemia, and low birth weight in children. So in February 2022, Poshan 2.0 was launched, which is of course an integrated nutrition support program. It is meant to focus on maternal nutrition, infant and young children feeding, treatment of moderate and severe acute malnutrition. Okay. So the next topic is critical information infrastructure. So Union Ministry of Electronics and IT has declared the IT resources of ICICI Bank, HDFC Bank, and UPI's managing entity, that is the NPCI, as the critical information infrastructure. So from now I would call this critical information infrastructure as CII. So as per Information Technology Act of 2000, CII is basically any computer resource whose destruction or incapacitation can have a debilitating impact upon national security and national economy, public health or safety. That system is called CII. Okay, so
only the government of India has the power to declare any data, database, IT network, or any communication infrastructure as CII. And in case anyone tries to subvert or sabotage this CII, he or she can be punished with a jail term of up to 10 years. So in India, National Critical Information Infrastructure Protection Center was formed in January 2014, which acts as the nodal agency for taking measures to protect India's critical information infrastructure. So it guards the CIIs from any unauthorized access, modification, use, incapacitation, or distraction. It also monitors and forecasts national level threats to CIIs. So the next topic is wayfinding application. So Union Cabinet has approved an agreement between the Government of India and the United Nations so that Government of India can give the wayfinding application to the United Nations office at Geneva. So you know that this office of United Nations at Geneva consists of 5 buildings and 21 floors. So generally, in the open space, you can use GPS to navigate your way where you want to reach. But inside a building, you cannot use GPS. So for that, a wayfinding application has been made so that the visitors and delegates who visit this building, they can find their way inside their premises while adhering to, of course, all the security perspectives. Okay, so this has been developed by Center for Development of Telematics, and Government of India is gifting this to United Nations on the occasion of India's 75th independence anniversary. So the next topic is World Wind Day. So on 15th of June, we celebrate this Global Wind Day or the World Wind Day, and it is organized by Wind Europe and Global Wind Energy Council. So it is basically a day for discovering wind energy. How India is contributing in wind energy? Of course, India is already the fourth highest India already has the fourth highest wind installed capacity in the world, and we provide accelerated depreciation benefit and concessional custom duty exemption on certain components which need to be exported, like wind electric generators. We also provide technical support for resource assessment and identification of potential sites where wind energy can be explored using the National Institute of Wind Energy of Chennai. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.